ये सुधीर सर, बंटवारे का जो है उसको आपने देखा, हम लोगों ने नहीं था, पढ़ा जरूर है उसको, और आपने उस पे बाद में जो कहानियां खूब लिखी हैं, काफी डिबेट्स या और भी जो अवसर आए उसमें आपने व्यक्त किए हैं, अपने उद्गार, अपना बात रखी है। लेकिन जो अभी की, जो हम अगर उसको तुलनात्मक जो बात करते हैं, 1947 का बंटवारा विभाजन या फिर आज का सांप्रदायिक सौहार्द, और केंद्र सरकार के जो दिवस का सिलसिला है, जो राजेश जी ने भी ये भी कहा है, बेबाक राय आपकी क्या होगी इन सब पर, सुधीर सर? धन्यवाद संजीव जी। अभी राजेश जी ने देश की आजादी और बंटवारे के संदर्भों का बहुत विस्तार से उल्लेख किया। देश की आजादी हमारी नेमत है और उसी अनुपात में विभाजन एक त्रासदी है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसे कोई भी सुखद या सौभाग्य की बात नहीं मानेगा। लेकिन इस बात पे गौर कीजिए कि विभाजन ऐतिहासिक घटनाक्रम की परिणति है, वो कोई पैदा किया हुआ हालात नहीं था। और अगर आप द्विराष्ट्रवाद की बात करते हैं तो द्विराष्ट्रवाद की अवधारणा के जनक वह सावरकर हैं, जो हिंदू महासभा के नेता थे और जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना आदर्श पुरुष या नायक मानती है। लेकिन आज की तारीख में जब आप अमृत काल से गुजर रहे हैं और अपने कारनामों का डंका पीट रहे हैं, तब विभाजन जैसी घटना को राजनीतिक लाभ के लिए भुनाना ये कहाँ तक न्यायोचित है। कायदे से सरकार का या मुखिया का काम ये होता है कि वो पैबंदों को या जो चीजें कट फट जाती है उनको सिले, लेकिन बखिया उधेड़ने का काम लगातार करना और उनको इस तरीके से प्रस्तुत करना कि आपकी विभाजनकारी नीतियों के जरिए हिंदू मुसलमानों के बीच खाई लगातार चौड़ी हो और आप सत्ता में बने रहे, ये जो है निश्चित ही कहीं ना कहीं से धिक्कार की बात है। अब अगर आप अतीत की बात करें तो आप सन 1763 की पानीपत की लड़ाई को किस नजर से देखेंगे, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को हराया था। आप अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अक्षरधाम, लाल किला और संसद भवन पे हमले को किस दृष्टि से देखेंगे। आप भारत के विदेश मंत्री जो एक आतंकवादी को अपने साथ विमान में बैठाकर कंदहार ले जाता है और छोड़ के आता है, उसको किस नजर से देखेंगे। आप सावरकर ने अंग्रेजों से लिखकर माफी मांगी, उसको किस नजर से देखेंगे। क्या यह सारी बातें राष्ट्रीय शर्म और धिक्कार का विषय नहीं है? और अगर हैं तो आप उसको धिक्कार दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाते? आप जो बातें रख रहे हैं उसके पीछे आपकी नीयत क्या है, आपकी मंशा क्या है, ये बात ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी मंशा इतिहास को सही संदर्भों के साथ प्रस्तुत करने की होती तो भी बात एक बार भी जायज थी, लेकिन आप इतिहास को जिस तरह से विकृत करके और इतिहास में अपनी सुविधा की चीजें जोड़कर और वास्तविक यथार्थ को नकार कर बातें प्रस्तुत करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप इतिहास पढ़ाते हैं लेकिन उसमें आप महान मुगल वंश को विलोपित कर देते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पर डस्टर लेकर खड़े होते हैं, चाक लेकर खड़े नहीं होते कि आप नई बातें लिख सकें। आप पहले से ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चमकीली इबारतों को मिटाते हैं और फिर काली स्याही से उन चेहरों पर काला रंग पोतते हैं जो कि हमारे नायक हैं, हमारे महापुरुष हैं और हमारे आदर्श हैं। आपके 24 घंटे जो है गांधी, नेहरू को गरियाना, उनकी छवि विकृत करना और हिंदू और मुस्लिमों के बीच लगातार दरार पैदा करना है। आप गंगो जमुनी सभ्यता में जमुना की बात नहीं करते हैं, आप संयम की बात नहीं करते हैं, आप समावेश की बात नहीं करते हैं, आप सहिष्णुता की बात नहीं करते हैं। आप बात किसकी करते हैं? भगवा की बात करते हैं, आप खाकी की बात करते हैं, आप उत्पीड़न की बात करते हैं, आप उन्मूलन की बात करते हैं। आप बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं को मारा काटा गया, ये किस हद तक सच है भूल जाइए। लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में एक बौद्ध भी है और एक हिंदू भी है, लेकिन आपकी 140 करोड़ की आबादी के अमृतकाल की सरकार में क्या एक भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक मंत्री है? क्या आपने एक भी मुसलमान को चुनाव में टिकट दिया था? आपके प्रज्ञा या राजा सिंह या माधवी लता जैसे नेता कौन सी भाषा बोलते हैं? आपके मध्य प्रदेश में यहां तक कहा गया कि सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो लगातार घटनाक्रम घट रहा है,
और जिस तरीके से देश में अनेक स्थानों पर लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से गुजरात में एक जगह नमाज अदा करते रहे लोगों के पिछवाड़े लात मारी गई, तो ये सारी घटनाएं क्या बताती हैं? आप बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या अन्यत्र जो है चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ सम्मान पूर्वक जो उनको जीने का हक मिले, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, लेकिन आप अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? आप अपने देश में दलितों के साथ, अपने देश में आप सिख आंदोलनकारियों को आप खालिस्तानी कह देते हैं, सेकुलरों से आपको चिढ़ है, गांधीवादियों से आपको चिढ़ है, लोकायतों से, आर्य समाजियों से, सुधारवादियों से, क्रांतिकारियों से सच्चे आपको चिढ़ है। आपने सारे जो धार्मिक अनुष्ठान, आडंबर, पाखंड है, उसको राजकीय उत्सवों का रूप दे दिया है। सारे धार्मिक आयोजन आप धर्म समुदाय नहीं मना रहा है, बल्कि सरकार मना रही है। मुख्यमंत्री आवास में राखियां बांटी जाएंगी, बांधी जाएंगी, कांवड़ यात्रा को सरकारी सुविधाएं दी जाएगी, उस पर सरकार के हेलीकॉप्टर पुष्पवृष्टि करेंगे। तो ये सारी चीजें जो आप घट रही हैं, आप अन्य देशों का उदाहरण देखिए। सोवियत संघ जो है सर्वाधिक बड़ा राष्ट्र था विश्व में क्षेत्रफल के मान से। गोर्बाचेव के काल में सोवियत संघ विघटित हो गया, लेकिन आज की तारीख में पुतिन या किसी भी नेता ने गोर्बाचेव को गाली नहीं दी इस तरह से। आप मंगोलिया में चंगेज खां को किसी ने इस तरह से बुरा भला नहीं कहा, और तो और उगांडा में इदी अमीन के बारे में इस तरह नहीं कहा गया। हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया, लेकिन जर्मनी के किसी चांसलर ने हिटलर को कोसने का काम उस तरह से नहीं किया जिस तरह से इस देश में प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी हमारे आदर्श पुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कोसते रहते हैं और उनको गरियाते रहते हैं, और सारी उन चीजों के लिए जिनके लिए वो जिम्मेदार नहीं है उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में वो आजादी के नायकों को कलंकित या कलुषित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज जिस तरीके से घर घर तिरंगा की बात हो रही है, ये वो लोग कर रहे हैं जिनकी तिरंगे में कोई निष्ठा नहीं है, तिरंगे में कोई आस्था नहीं है। आरएसएस के मुख्यालय में लगभग आधी शताब्दी तक तिरंगा नहीं फहराया गया। उनकी शाखाओं में कौन सा झंडा फहराया जाता है या वो किस ध्वज को सलामी देते हैं, इसको देखिए आप। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जब वो गाते हैं तो उनके सामने कौन सा झंडा रहता है? तिरंगा झंडा नहीं रहता है। एक मैं छोटी सी एक कविता पढ़ूंगा, और धूमिल की एक कविता है, क्या आजादी उन थके हुए 3 रंगों का नाम है, किया था सुदामा पांडे धूमिल ने वाराणसी में। लेकिन एक और कविता है चंद्रकांत देवताले की, जो हमारे मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते थे, उज्जैन से। मैं वेश्याओं की इज्जत कर सकता हूं, पर सम्मानितों की वेश्याओं जैसी हरकतों पर, मैं वेश्याओं की इज्जत कर सकता हूं पर सम्मानितों की वेश्याओं जैसी हरकतों पर भड़क उठता हूं पिकासो के सांड की तरह। तो सम्मानित जब वेश्याओं की जैसी हरकत करें तो आपको क्रोध आएगा कि आपकी मनोदशा क्या होगी, आप इससे अंदाज लगाएं। आज ही मैं एक कार्टून में देख रहा था कि जिसमें साहब से उसका मुसाहिब कहता है, साहब इसके पास झंडा है लेकिन फहराने के लिए इसको घर चाहिए। आपने झंडा दिया है लेकिन उनको फहराने के लिए उनके पास कोई घर नहीं है, तो आप भूखों को, आप बेघरों को झंडा दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन विजयी विश्व तिरंगा कैसे होगा, इसके लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आपके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा आप विभाजन की सुई के जरिए जख्मों को कुरेदना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन तमाम तथ्यों के साये में हमें आज की घटना को देखना चाहिए, और उनकी मंशा क्या है ये उनके तमाम हथकंडों से, उनके तमाम कामों से जाहिर हो रही है। पिछले 25 साल में लगभग आधा समय गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और पिछले 11 साल का समय, 10-11 साल का समय प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है, तो अब उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उनका गंतव्य क्या है, उनकी मंशा क्या है, उनकी नीयत क्या है और उनकी शब्दावली क्या है, ये कोई भेद का विषय नहीं रह गया और हर कोई उसको समझ रहा है। आम और खास दोनों उसको समझ रहे हैं। अभी मयूर जानी साहब ने गुजरात का उल्लेख किया और जिन्ना का उल्लेख किया, तो गुजरात यकीनन जो है बहुत जरखेज जमीन है, और आप अगर अतीत में जाएं तो कभी गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बंबई प्रोविंस में आते थे, दोनों बंबई प्रोविंस का हिस्सा हुआ करते थे।
महात्मा गांधी और सरदार पटेल गुजरात की देन है, जिन्ना और नरेंद्र मोदी भी गुजरात की देन है, अगर महाराष्ट्र को भी शामिल कर लें उसमें तो इसी बंबई प्रोविंस की देन सावरकर भी है। तो बंबई प्रोविंस ने हमें सावरकर भी दिया और जिन्ना भी दिया है। तो इस संदर्भ पे गौर करें। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल में आजादी के पहले सरकार थी, उसमें मुस्लिम लीग के साथ जो सरकार बनी थी उसमें मंत्री थे। मुस्लिम लीग के साथ सहभागी सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री रहे और उन्हें मंत्री रहने में कभी कोई उज्र नहीं हुआ था। तो ये सारे ऐतिहासिक संदर्भ हैं जिसपे कोई भी सत्तारूढ़ दल या उसके आनुषंगिक इकाइयों के नेता या कोई तथाकथित बौद्धिक कभी कोई बात नहीं करेंगे। जो सारी नफरत की राजनीति है, तो ये जो जहरीले बीज जो होते हैं वो रक्त बीज की तरह होते हैं। आप उनको काटते हैं तो जितने बीज छिटकते हैं उससे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। तो ये जहरीली विचारधारा जिसकी शुरुआत सन 1925 में आरएसएस की स्थापना के साथ हुई थी, उसका वो शताब्दी वर्ष अगले साल आने जा रहा है। तो ये जो एक विलोम पाकिस्तान रच रहे हैं, एक अच्छा समावेशी लोकतांत्रिक मानवीय संवैधानिक भारतवर्ष नहीं रच रहे हैं, बल्कि विलोम पाकिस्तान रचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और उनकी कथनी और करनी उसी ओर अग्रसर है। आप जब अखंड भारत की बात करते हैं तो मान एक थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए कि आपने अखंड भारत का निर्माण कर लिया है, तो अखंड भारत के निर्माण में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान शरीक होते हैं, तो मुसलमानों की आबादी अखंड भारत में कितनी हो जाएगी? क्या अभी 20-22 करोड़ से ही आप आजिज हैं, 20-22 करोड़ से ही आजिज हैं आप। पाकिस्तान की आबादी जोड़ लीजिए, उसमें 17 करोड़ बांग्लादेश की आबादी जोड़ लीजिए, 24 करोड़ पाकिस्तान में है और 17.3 17.5 करोड़ जो है बांग्लादेश में है, और आपके यहाँ 20 करोड़ के आसपास 20-22 करोड़ आपके यहाँ है, 40 हमारे करोड़ यहाँ है। 40 करोड़ और 20 करोड़ यानी 60 करोड़ मुसलमान उस अखंड भारत में होंगे। तो क्या आपके अखंड भारत की कल्पना बिना मुसलमानों के अस्तित्व के मुमकिन है? तो ये जो बहुत अजीब व गरीब हास्यास्पद उलझुल जो तर्क देते हैं मुसलमानों के खिलाफ कि बिना मुसलमानों के अखंड भारत मुमकिन नहीं है, और अगर अखंड भारत बनता भी है तो इनको 60 करोड़ मुसलमानों के साथ रहना सीखना पड़ेगा। अभी आपने तिरंगा यात्रा की बात कही, शायद राजेश जी को याद होगा कि आज से लगभग 20 साल पहले एक दलित महिला सरपंच को तिरंगा झंडा फहराने से रोका गया था, और मेरा ख्याल है तब शायद उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। जी आज नहीं, उस समय सुधीर जी वो टीकमगढ़ जिले की घटना थी, और सागर में जी वो दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, और श्याम बेनेगल ने इस घटना के आधार पर समर नाम की एक फिल्म बनाई थी। बाद में अगले साल उसी दलित महिला को पुलिस संगीनों के साए में तिरंगा फहराया गया था। ये उस जमाने की बात जी, क्योंकि मैं उस महिला को मिला था। घटनाक्रम उमा भारती के समय भी घटनाक्रम ऐसा कुछ हुआ था जिसको लेकर उन्होंने कंडेम किया। ये जो नहीं सुधीर भाई जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो दिग्विजय सिंह जी के जमाने की है। हाँ, तो अच्छा आज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तब एक दलित महिला को रोका गया था, और आज की घटना ये अभी थोड़ी देर पहले कुछ 1-8 घंटे पहले की बात है कि मध्य प्रदेश में एक दलित जमुना प्रसाद को, चूंकि वो दलित है, आज तिरंगा यात्रा फहराने से रोका गया है, और कांग्रेस ने उसको न्योता दिया है कि वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में आकर तिरंगा फहराए। ये आज की घटना है, कुछ घंटे पहले की। तो ये जो मनोवृत्ति है, दलित के मुंह पर पेशाब की जाती है, दलितों को रोका जाता है, दलितों के लिए आरक्षण है इसलिए सरकारी नौकरियां रोक दी जाती हैं, और ब्रिटिश काल में लगातार जनगणना होती है, सदियों से होती आ रही है, लेकिन ये पहला मौका है कि 10 साल के बाद जनगणना की परंपरा तोड़ दी गई और 2021 में कोई जनगणना नहीं हुई है। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, और आपने विभाजन की बात कही, आपने इमरजेंसी की बात की, तो मुझे लगता है कि 1947 से अधिक बड़ा और गहरा विभाजन आज की तारीख में सत्तारूढ़ दल की ओर से किया जा रहा है। न सिर्फ समाज को बांटा गया है, बल्कि मोहल्लों को बांटा गया है, घरों को बांटा गया है, परिवारों को बांट दिया गया है। आज एक परिवार में एक सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच में जिस तरह से नफरत की खाई पैदा हो गई है वो बहुत खतरनाक है। और सन 75 और 77 की जो घोषित इमरजेंसी थी, उससे आज की अघोषित इमरजेंसी कहीं अधिक खतरनाक है, कहीं अधिक भयावह है, कहीं अधिक दूरगामी महत्व की है, और उसका डर इतना भयावह है
कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों ने एक विभाजन देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में सुना है, इमरजेंसी देखी है, लेकिन ये जो विभाजन और ये जो इमरजेंसी का दौर है वो बहुत खतरनाक है। ये हमें कहाँ ले जाएगा इसको सोचकर ही झुरझुरी होती है। अगर हम संवैधानिक रास्ते पर नहीं गए और अगर ये सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और इस सरकार का पतन नहीं होता है, तो कहना कठिन है कि आने वाले समय में क्या होगा संजीव जी, क्योंकि इसकी पूरी 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 कोशिश इसकी बांटने के बजाय बांटने में है। आप चीजों को बांट नहीं रहे हैं, आप चीजों को बांट रहे हैं, आप चीजों को सिल नहीं रहे हैं, बल्कि आप बकिया उधेड़ रहे हैं। तो ये जो है, और आप पुरानी कब्रें खोद रहे, जो कब्र बिज्जू वाला काम होता है ना, ये कब्र बिज्जू वाला काम हो रहा है। तो ये बहुत सारी खतरनाक स्थितियां हैं। आगे जो भी हो, कहना कठिन है।